सभी गुरुजनों को और बड़ों को हमारा नमस्कार। हम आपके चरणों में अपना आदर समर्पित करते हैं। आज हम 5 पिनिकल स्कूल नई दिल्ली से कुछ छात्र और अध्यापक आपके बारे में कुछ जानने और आपसे कुछ सीखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और हम अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली समझते हैं। भारतीय जीवन शैली में नृत्य संगीत की महत्ता पर आपके क्या विचार हैं? संगीत हमारे जीवन में, सबके जीवन में छिपा रहता है, क्योंकि जिस वक्त हमें कोई चीज़ अच्छी दिखाई पड़ती है या फूल खिलता हुआ दिखाई पड़ता है या कोई अच्छी बात होती है, उस वक्त हम लोग मुस्कुरा देते हैं। उस वक्त होंठ जो हैं हमारे खिल उठते हैं और वो जो क्षण है वो खुशी का एक मिलता है, आनंद का मिलता है। तो वो छुपा हुआ साइलेंट म्यूज़िक ही है। अगर वो म्यूज़िक आपके अंदर नहीं होगा तो आपको कभी भी हंसी आएगी नहीं, खुशी नहीं होंगे आप। वो एक म्यूज़िक का हिस्सा पड़ता है, वो भी एक, लेकिन उसके अंदर कोई साज नहीं बजता, केवल मन बजता है और उसकी वजह से हम आनंदित होते हैं। तो मेरे ख्याल से सबके जीवन में ये है और पूरी तरीके से रहता है। कलाकार उस चीज़ को जागृत कर सकता है और उसके लिए खूब अभ्यास करना पड़ता है, आनंद लेना पड़ता है और आनंद इकट्ठा करके तमाम लोगों में बांटता है। वो खुद अकेले नहीं आनंद उठाता है, बल्कि उस आनंद को तमाम कितने भी लोग हों उनके अंदर वो देने की कोशिश करता है। तो संगीत का महत्व इस तरह से है और आज का नहीं बल्कि परंपरा में, मतलब आप समझिए बाबा हरिदास स्वामी, बैजू बावरा, तानसेन जी, ये सब हमारे पुराने संगीतज्ञ और सुर के भक्त लोग, ईश्वर से जो जुड़े हुए हैं, उन सब ने इसकी साधना की। तो हम लोगों के जीवन में है, अंदर अंदर है। कोई जगा देता है, कोई नहीं जगा पाता है, पर है, संगीत है। आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। मैं 7 जनरेशन हूँ, मैं खुद स्वयं, मेरा बेटा 8 और मेरी ग्रैंड डॉटर भी, वो भी सब डांस के साथ हैं। और हमारे जो बाबा थे महाराज बिंदादीन कालका महाराज, उनका नाम तो बहुत ही मशहूर हो गया। उसके पहले भी दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, बहुत से लोग हुए और 6 पुश्तें 7 पुश्तें हो गई। उसके पहले का नाम मुझे नहीं मालूम। और क्योंकि गांव के एरिया में 50 किलोमीटर तक तो पैदल शायद चलते होंगे, उससे ज़्यादा तो पैदल नहीं चल सकते। ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बेचारे सब पैदल चलते थे। इसलिए जो घर की औरतें थी बच्चों को पालती थी, बच्चों को उनके बारे में, बड़े के बारे में समझाती थी। वो स्वयं तो नहीं नाचती थी ना गाती थी, जानती थी, अंदर अंदर मन में जानती थी। पर पुरुष लोग जो हैं वही सिर्फ जाते थे, नाचते थे, गाते थे और जो भी कमाई हो कमा करके लाते थे। उससे ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं किया किसी ने। ज़्यादा दूर कैसे जाएं? न ट्रेन न कुछ, कोई सवाल ही नहीं था। उस वक्त ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ट्रेन भी नहीं थी। तो जाते थे और जाके अपने मंदिरों में कुछ थोड़ी देर आरती में नाचे, कभी कुछ नाचे, उसमें पैसे मिले, वही पंडित जी इनको भी दे देते थे, पंडित जी भी रखते थे। मतलब इस तरीके से था। इस वजह से औरतों ने नहीं कभी इसमें भाग लिया ज़्यादा। पर जैसे कि घर में चर्चा हुई कि भाई बाबा ने कोई अच्छी ठुमरी लिखी, तो दादी को सुनाई, देखो मैंने ये लिखा है, तो उनके कान में पड़ा तो उनको बोल याद हो गया। जब दादी के कान में पड़ा तो हमारी अम्मा को उन्होंने सुना दिया, देखो ऐसे ऐसे लिखा है, तो मेरी अम्मा को भी बोल मालूम हो गए। तो किसी न किसी तरह से हम अपने अम्मा से भी कुछ बोल सीखते थे। हालांकि वो गाती नहीं थी, थोड़ी थोड़ी गाती थी, पर हमने उनसे भी पूछा। और जो पुरुष लोग थे, मतलब चाचा जी वगैरह, उनको तो मालूम ही था। शंभू महाराज, लक्ष्मण महाराज हमारे, उनसे तो मालूम ही था मुझे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे परंपरा की हमें मालूम होती गई जी। तो इसी तरह परिवार हमारा चलता रहा। हरिया इलाहाबाद के पास 35 किलोमीटर किचकिला गांव और एक पूरा गांव जो था 989 घर का एक परिवार, मतलब 989 घर थे, जिसमें सितार, सरोद, गाना, नृत्य करना और कथा कहना, ये बिल्कुल पूरे गांव में यही था और कुछ था ही नहीं। और अभी भी, आज भी हम बीच में गए थे तो वहाँ एक तालाब है और तालाब के अंदर अभी भी पानी है। उसको कथकों का तालाब नाम से मशहूर है।
अच्छा। कथक लोगों का तालाब, उसमें अभी भी है, अभी भी पानी है उसमें। वो भैंस वैसे नहा रही थी तो मैंने कहा भाई तो ऐसे था। तो अब लेकिन कथक लोग नहीं है वहाँ, क्योंकि जब गांव में सूखा पड़ता था या कुछ ऐसी बीमारी शुरू होती थी तो लोग घरों में, कोई किसी न किसी घर में कोई मर रहा है, कोई ये हो रहा है, तो सब भागते थे। सूखा पड़ गया तो सारे जानवर बेचारे प्यासे, तो सब बदल वहाँ से भागते थे। इसलिए बनारस, लम्बुआ, रीवा, आजमगढ़ इत्यादि इत्यादि में सब लोग बट गए इधर उधर, और यहाँ तक बटे कि वो लोग वहाँ से लखनऊ तो हमारे परिवार पहुँच ही गया नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में, और उसके अलावा हम वहाँ से नेपाल तक हमारी जो रिश्तेदारी थी, राज गायक झूमक लाल जी वहाँ थे, ननकू महाराज थे, और उन लोगों ने राज दरबार में वहाँ पर आश्रय पाया। तो इस तरह राजाओं के यहाँ हम लोग सब राजा महाराजा के यहाँ रहने वाले लोगों में से हैं, दरबारी नर्तक, दरबारी गायक, तो हम लोग सब मतलब जब इस तरह वाले हैं। आपके बाबा वाजिद अली शाह जी के यहाँ? वाजिद अली शाह जी के हाँ, उनके तो खैर ठाकुर प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद जी जो थे वो काफ़ी उनको मानते थे बाबा को, और ख़ुद रहस वगैरह करते थे, खुद भी कृष्ण बन के वो बेगमों के साथ खड़े हो जाते थे। मतलब उनका शौक़ था वैसा। हम लोग की तरह तो नाचेंगे नहीं 2 घंटा, भाई खड़े हो गए यूँ कर लिया कि हाँ नवाब साहब ने बहुत अच्छा नाचा उनका तो भाई ऐसे खड़े हो जाना मतलब नाच, चाहत ही बहुत बड़ा सपोर्ट था। पर वो बहुत अच्छी ठुमरी लिखते थे। बाबुल मरा नैहर छूटो जाए, जी जी, तड़पत सगरी रैन गवाई, तो ये वाजिद अली शाह जी की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और उस शौक़ की वजह से, और क्योंकि ठुमरियों में छेड़छाड़ के भाव का खूब चर्चा है, तो नवाब साहब छेड़ बड़ा पसंद करते थे कि हमने बेगम को छेड़ दिया, इनको छेड़ दिया, तो वो छेड़ कृष्ण और राधा की छेड़ धीरे धीरे बेगम, उनको लगता था मैं भी कृष्ण हूँ, मैं भी छेड़ रहा हूँ तो उसका कारण है। तो बाबा वहीं रहे, बहुत साल वहीं रहे, मतलब 1857 तक वो सब चलता रहा। अपने जीवन के कुछ अविस्मरणीय क्षणों के बारे में बताइए जिसने आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित किया। भाई एक ही प्रोग्राम, वैसे तो 7-8 प्रोग्राम होंगे ज़िंदगी में, क्योंकि मैं तो अभी 78 का चल रहा हूँ, तो 4 साल की उम्र से नाचना शुरू हो गया था। अच्छा। तो 4 साल की उम्र से इतना बड़ा लंबा सफ़र जो है चला है, और बहुत सी जगह ईश्वर की बड़ी कृपा, हमारे गुरु को, हमारे अक्षन महाराज हमारे पिताजी थे, उनकी बड़ी कृपा रही है कि हमें उन्होंने बचपन से ही अपने साथ साथ जहाँ वो गए हमको भी ले गए। और अम्मा ज़िद करती थी इनको ज़रूर ले जाओ बच्चे को, तो कहे रास्ते में जाके परेशान करेगा, चॉकलेट मांगेगा, गुब्बारे मांगेगा, पर अम्मा कहती थी कि ले जाओ साथ, क्योंकि देखेगा, सुनेगा, धीरे धीरे इसके दिमाग में आएगा, और उसकी वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं उस वक़्त से सफ़र शुरू हो गया। तो एक बार बॉम्बे की बात मैं कर रहा हूँ कि बिरला मातुश्री हॉल, उसके अंदर भजन करना, प्रगटे ब्रजनंद लाल सकल सुख निधनिया है, बाबा का लिखा हुआ भजन। तो मैं भजन कर रहा हूँ, और भजन ख़त्म हुआ और मैं खड़े होकर कृष्ण को देख रहा हूँ कि मैंने उनको झुलाया और कृष्ण वहाँ पर बैठे हैं। प्रगटे ब्रजनंद लाल शकल, मेरी नज़र ऐसे गई जैसे कृष्णा वहीं है। मेरे म्यूजिशियन रुक गए, चुप, ऑडियंस ताली नहीं बजा रही, मैं भी टिक गया। कुछ सेकंड बाद ताली बजाई लोगों ने ज़ोर से, तो मैं भी चौंका, अरे मैंने ख़त्म हो गया। मेरे म्यूजिशियन भी चौंके, अरे तो भजन ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ सेकंड के लिए जादू हुआ, जैसे मंदिर ही, मतलब हम सब गायब हो गए थे थोड़ी देर। तो ऐसे वाले जो जगहें हैं, मतलब इस तरह की 7-8 बार इस तरह का हुआ है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता, कहीं मंदिर में अगर प्रोग्राम होता है तो मुझे लगा ये ठीक स्थान है जहाँ हम नाचें। राम मंदिर हुआ, शिरडी बाबा के सामने नाच लिया, उनकी मूर्ति के सामने, तो बस लगा मुझे पता नहीं ये सही स्थान है, क्योंकि उन्हीं के लिए नाचते हैं ना, नाचते तो उनके लिए हैं। देखिए बिल्कुल सही है। हमारे बाबा शालिग्राम की छोटी सी मूर्ति उन रखते थे तबले वाले के पास, और कहते थे मैं आपके लिए नाच रहा हूँ, राजा तो खुश होगा, लेकिन मैं तो आपके लिए नाच रहा हूँ, इनके लिए नहीं नाच रहा हूँ, नाचता मैं इनके लिए हूँ, और राजा भी खुश हो तो ठीक है। तो आज भी मेरी भावना ये कि मैं नाचता हूँ, अपने लिए नाचता हूँ, और उसके लिए नाचता हूँ। लोगों को जैसे मैं भरी गगरी लेके चलता हूँ, उसमें छलकती है वो आप लोगों की, बाकी भरी तो रहेगी।
जी जी जी, क्या बात। ये बात है। आज का ज़माना फ्यूजन का है, तो कथक पे पड़े पाश्चात्य संगीत के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आप हमें ये बताएं कि कथक इस चुनौती को कैसे देख रहा है, उसका कैसे सामना कर रहा है। ये सभी लोग हम लोग नहीं, उसको उसको कभी कभी करते हैं, मज़ा आता है। उसको अपनी एक स्ट्रेंथ बना के हम उसके गुलाम नहीं होते, उसको सवार बनाते, हम सवारी करते हैं, उसके हम नीचे नहीं, उसको हम पे हावी नहीं होने देते। तो कोई भी पाश्चात्य डांस के साथ भी फ्यूजन्स किए हैं, म्यूज़िक को भी मिला के काम किया है। हम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे, जिस तरह से हम हिंदुस्तान में फ्यूजन तो आज की बात नहीं है ना, कब से बहुत सदियों पुराने से ज़माने से। फ्यूजन होता रहा है। बट और बदलाव तो है ही है फ्यूजन। कैसे हर एक के जो अपना जो एक सिग्नेचर है, कैरेक्टर है, उसको इंटैक्ट रखते हुए, उसके रूट्स को इंटैक्ट रखते हुए, अगर उस फ्लेवर में कुछ और एनहांसमेंट हो रहा है आपस में, तब वो हर एक चीज़ के लिए अच्छा है। और वो फ्यूजन आज से भी होता आ रहा है और चलता चला जाएगा। बट जब एक दूसरे पर हावी हो जाता है किसी कोई भी चीज़ गुलाम और उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, तब तो गलत है। तब वो दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। तो जब रूट्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, तब आपको किसी के भी साथ चलने में कोई परेशानी नहीं होती है, बिकॉज यू नो वेयर टू स्टॉप और कितना जोड़ना है कि उसकी जो पहचान है वो बनी रहे। आज के दौर के हिसाब से बहुत ही एक कचोटता हुआ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपने पहले बताया कि राजघरानों में जो प्रश्रय संगीत को, नृत्य को और शास्त्रीय संगीत या किसी भी शास्त्रीय विधाओं को जो मिला, राजघरानों ने ही माँ और बाप का पूरा रोल प्ले किया। आज चूंकि वो राजघराने खत्म हो गए हैं, तो आज के इस बदलते परिवेश में कलाकार, कला दोनों के सामने विभिन्न दृष्टिकोणों से बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिसके वजह से भारत की इस महान संस्कृति पे भी चोट पड़ रही है। आज के दौर में चूंकि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं, तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए? क्या सरकारें उन राजघरानों का जगह ले पाएंगी? इस पे आपका पंडित जी क्या विचार है? देखिए, थोड़ी सुविधाएं तो देते हैं, जैसे स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं। स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत 2 साल के लिए मिलती है। उसके बाद बच्चा यह कहता है इसके बाद मैं क्या करूं, क्योंकि नौकरी तो रेडी नहीं है कहीं कि भाई यहाँ नौकरी मिल जाए। तो परेशान तो होता है, और वो सीखने के बीच में भी जाकर ट्यूशन करता है खाने के लिए, कमरे के लिए। वो बीच में ही ट्यूशन करने लगता है, क्योंकि राज तो है नहीं, राजा तो मदद नहीं करता। भाई रायगढ़ महाराज थे तो 2 बच्चों को कल खाओ पियो रहो, खाओ और सीखो, बस, और तीसरा काम नहीं। गुरु को भी कह देते थे, गुरु तुम्हारे घर सारे घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर है, कोई चिंता नहीं, इनकम टैक्स देना या कौन सा टैक्स देना, कोई चिंता ही नहीं। अभी तो हर मोड़ पे कभी टैक्स का झमेला है, कभी ये है, वो दुनिया भर का, ये उसका बैंक का काम, इसका काम, बिजली का बिल देना, ये सब तो कभी हम लोगों ने, मेरे बाप ने तो कभी नहीं किया। हाँ, मेरे बाप ने तो कभी किया नहीं। मैंने वो तो सिर्फ क्या है कि जो बच्चे आते थे कहते थे इनको तैयार करो और खुद नाचिए आप। तो वो चिंताएं तो इन्होंने बढ़ा दी हैं उस तरह की। पर यह है कि मतलब अब स्कॉलरशिप के अलावा बीच में इन लोगों ने जैसे कल्चर एक्सचेंज का इन्होंने प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद उतना नहीं हुआ, उससे कम हो गया। जैसे राज पहले होता था, रायगढ़ महाराज ने बीकानेर महाराज को अपने आर्टिस्ट भेज दिए, बीकानेर ने इनको रामपुर को भेज दिए, उसके बहाने दोस्ती रहती थी। हम लोग सब राजदूत जैसे बन के जाते थे, जैसे कि भाई दोस्ती हो रही है। अब वो वक्त तो नहीं रह गया। कॉन्फ्रेंसेस इतनी बड़ी बड़ी होती थी, कलकत्ते की कॉन्फ्रेंस मुझे याद है 15-16
इकट्ठी, बम्बई 7, 8, 10। और मैं वही इसलिए मैं बंगाल को माँ कहता हूँ क्योंकि मेरा कैरियर बंगाल से शुरू हुआ। 14 साल की उम्र में जब मैं नाचा हूँ वहीं से मेरा नाम शुरू हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र ने मुझे हाथ बढ़ाया और मैं महाराष्ट्र की तरफ बढ़ा। और बंगाल और महाराष्ट्र ये मेरा बिल्कुल माता पिता की तरह है। माँ बंगाल, पिता मेरा महाराष्ट्र, जिसमें कैरियर को हमारा प्रोत्साहन मिला और लोग प्रशंसक मिले क्योंकि थोड़े संगीत के प्रेमी थे सब, महाराष्ट्र में भी इधर भी। अब क्या है कि कॉन्फ्रेंसेस भी कम हो गई, तो उस वजह से जो लोगों को मौका मिलना चाहिए, हमारे बेटा परेशान होता है पर प्रोग्राम ही नहीं आता। अब उस ज़माने में तो नाच नाच के परेशान हो जाते थे। शादी ब्याह, कंठछेदन, मुंडन, नक्षेदन सब में तो बुलाते थे। जनेऊ, अभी तो ना तो जनेऊ है ना किसी का कंठछेदन है, नक्षेदन अपने आप ही पहले तो दुनिया भर का पता नहीं। आजकल तो ना पूछिए, और वो छिदवा के आ जाते को उसके लिए कुछ खास बात भी नहीं, आ गए अपने पहलवान के। गुरु शिष्य परंपरा में आए बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कथक पर इसका कैसे प्रभाव पड़ा है? मेरे ख्याल से सीखने वाले बहुत से आते हैं बच्चे, आते तो बहुत से हैं, लेकिन जिनके मन में एक विश्वास पैदा होने लगता है कि हम ये काम करेंगे ही जी, और हमारी नज़र ढूंढ लेती है कि इसके अंदर लंबा सफ़र करने की ताकत है जी, उसको हम कहते हैं ये शिष्य है, इसको हम शिष्य बनाना चाहते हैं और वो बन जाएगा। सब में तो नहीं होगा, बस 10 ठो पेड़ लगाएंगे सभी में फल अच्छे होंगे ऐसा नहीं ज़रूरी है जी। उस 100 में से 3 ठो भी 2 ठो भी निकल आए ना, मैं समझता हूँ बात बन गई। कोशिश हम सबके लिए करते हैं, पानी तो हम सबको ही देते हैं कि भाई सब लोग अच्छा ग्रो करें, पर तकदीर और उसका जो दिमाग है कितना काम करता है इस पर डिपेंड करता है। तो अभी भी 2-4 लोग तो हैं ही हैं, अब उनके सामने वाले बैठने में से तो 2 ही जने यहीं बैठे हैं जो कि पूरी ज़िंदगी में मतलब लेके चले जा रहे हैं, थपेड़े भी खा रहे हैं पर प्रॉब्लम का काम नहीं था ये। अब डॉक्टर से डांसर हो गई, सोचो शुरुआत भी डी से डांसर डॉक्टर से। तो कहने का मतलब है कि कोई कोई इसको सहता हुआ चला जाता है और संभाल के चला जाता है, कई लोग घबरा के पीछे हट जाते हैं। तो तपस्या तो डिस्टर्बेंस है, तपस्या आपकी, जैसे आप सोच लीजिए कि हम ये पूरा 15 दिन में करेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, 15 दिन के अंदर मुसीबत हो जाएगी। मतलब मैं एक बार जब रियाज के लिए प्रैक्टिस के लिए दिमाग में सोचा कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो मैं 3 साल कंटिन्यू मैंने रियाज किया और संगीत भारती में नौकरी भी करता था। मैं 14 साल की उम्र में मास्टर जी था, महाराज जी नहीं था लेकिन मास्टर जी था मैं। और मैं 12 साल की उम्र में ट्यूशन करता था डांस की, 25-25 रुपए की। तो मेरी ज़िंदगी बड़ी ऐसी चली है। साइकिल चलाई मैंने दिल्ली के 12 खंबा से दरियागंज से वहाँ साइकिल चलाई मैंने 2-2.5 साल। ठंड के मारे हाँ उंगलियाँ, फिर मैंने दस्ताने खरीदे क्यों ठंडी हो जाती उंगली, पैजामा फंस गया चौड़ा तो गिर भी पड़े। साइकिल भी चलाई, 5 नंबर 9 नंबर बस, आज तक मुझे याद है 5 नंबर 9 नंबर बस उसमें चढ़ा हूँ। धूल खाई है, स्टैंड पे खड़े हो बगैर शेड के स्टैंड थे, खाली खंबे पे लिखा स्टॉप, उसमें लाइन में खड़ा हुआ हूँ, सीट मिली नहीं मिली खड़े होके। तो ऐसे ज़िंदगी काटी मैंने, पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। अब तो गाड़ी भी है, सब कुछ है और मैं अपने में काम में लगा हूँ। पर ये सब मिल जाने के बाद भी मेरा मन वैसे ही बना हुआ है। मैं सफ़री हूँ, मैं शागिर्द हूँ, मैं अच्छा शिष्य हूँ और मुझे गुरु की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं उतना ही छोटा हूँ, अभी भी बड़ा नहीं हूँ। तो मेरा सफ़र ऐसा है। तो कहने मतलब है कि हम जब ठान लेते हैं ना कि हमें ये काम करना, तो लग जाता है काम। मेरी आपसे एक विनती है, जब किशन मोहन मिश्रा जी का 60वां जन्मदिवस था, हम सभी ने आपको टेलीविज़न पे और स्वयं भी कृष्ण भगवान के रूप में देखा है। एक बार आप उसकी एक झलक दिखाएं। बहुत सादे हिंदी में और एक भाव लिखा था मैंने। शाम को जो इवनिंग है उसको सबसे ब्यूटीफुल दिखाया। दिन चमकता है, काम कराता है, दिन भर लगे रहो।
रात को सो जाना पड़ता है। लेकिन शाम ऐसी होती कि हर आदमी कहता है चलो घूमने चलेंगे, बच्चे भी जिद करते तो चलो तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे, ये करेंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, ये ऐसा टाइम होता है। गुड इवनिंग सबसे बढ़िया। एक मोमेंट जब होता है, हम लोग जब यूँ करते हैं तो कहते हैं देखो ये नाइट आ गई है, ये नाइट नहीं दिखाना है, हल्का सा इवनिंग दिखाना, डे भी नहीं दिखाना है। तो इस बात को हम दिखाते हैं कि देखो हल्का सा ये नाइट के, ये जो नाइट है उससे घुमा दो ताकि ये दोनों मिल के गुड इवनिंग हो जाएंगे। तो बच्चा हाथ यूँ रखता है, नहीं तो यूँ रखेगा। तो मैं उसके लिखा कि भोली सांझ है जी। भोली सांझ गगन पर छाई, सीमित जीवन पाया उसने फिर भी वो मुस्काई। सीमित जीवन पाया उसने फिर भी वो मुस्काई। ग्रीष्म ताप से झुलसी पत्तियाँ, सारे पत्ते झुलस गए थे, पुष्प सभी मुरझाए, और संध्या के शीतल हाथों ने सबकी बथा मिटाई। सब खिल उठे, शाम को ठंड पाके सब पत्तियाँ खुश हो गईं, झूमने लगीं। हाँ, सूरज अर्ध नयन सो झाके, सूरज डूब रहे हैं, और सांझ नीली अंगड़ाई। सांझ जवान हो रही है। सांझ जवान हुई, सांझ नीली अंगड़ाई। सूरज अर्ध नयन सो झाके और सांझ नीली अंगड़ाई, और तट पर बड़ी भीड़ जन जन की, मधुर शांति पाई। क्या बात। कोई पानी से खेल रहा है, मधुर शांति पाई। रैन मृत्यु बन, रैन रात जो थी, मृत्यु बन घेरा नभ को, सांझ देख अकुलाई। अब तो हमें जाना पड़ेगा। और जन्म मृत्यु था जीवन उसका, जन्म मृत्यु था जीवन उसका, फिर भी वो मुस्काई। भोली सांझ गगन पर छाई। ये मेरे बहुत सादी हिंदी में एक कविता की थी मैंने। बहुत सुंदर। जैसे अनेकों कविताएं लिखी हैं मैंने, अब सब सुनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, पर मैं लिखता हूँ। और जहाँ तक तुमने कहा, एक हल्का सा दिखा रहा हूँ कि कृष्ण कंकड़ी लेकर छेड़ते रहते थे। कभी यूँ फेंक दिया, कभी यूँ पड़ा, कभी कर रहा, कभी कोई यहाँ पड़ गया तो यहाँ लग गया तो देख रहा, मारूंगा नसवा। तो कृष्णा आया और कृष्णा ने देखा चुपके से, देखो ये सखी, इमीडिएट चेंज। इधर कृष्णा थे, मारने वाले कृष्णा थे, चोट लगने वाला जो था वो सखी के था। तो क्षण में हम लोग दोनों रूप रखते हैं ना भाई, बायां और दायां, ये दो तो है। दिल रहता है बाएं की तरफ, मतलब लाश की तरफ, तांडव दो जना मिलके करते हैं। और हमने कई जगह मिसाल दी कि हर जगह पर जो स्त्री का जो पावर है वो सबसे पहले आगे बढ़ता है। लेफ्ट राइट लेफ्ट है, राइट लेफ्ट राइट नहीं है। मिलिट्री का सुन लो, लेफ्ट राइट लेफ्ट है। धनुष उठाता है जो स्त्री के हाथ में, चलाता है पुरुष, वही बढ़ता है। ढाल हाथ में होती है, वो बचाव है, वो माँ है, मारता ये है। तो ये फ़र्क देखिए। तो दोनों का साथ बहुत है, लाश और तांडव। अगर दोनों ना हो साथ में तो जीवन नहीं बन, सृष्टि नहीं होगी। अंत में आप हम जैसे युवाओं और अन्य भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि भारतीय संस्कृति को और महान बनाया जाए? नाच सीखोगे तुम्हारे जीवन को खुशी मिलेगी। नाचना दूसरों के लिए नहीं, पहले तो तुम जो नाचोगे अपने लिए नाचोगे। और डांस तो एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि आपको अपने आप से प्यार सिखाती है। ऐसे तो आप रोज़ हाथ से काम करते हैं, कूटते हैं, मारते हैं, देते हैं, सब करते हैं, पर ये आपने उसको थैंक यू नहीं कहा कि अय मेरे हाथ, तूने रोटी तोड़ी और मेरे मुंह तक पहुंचाया, बहुत थैंक यू। ऐसा तो कभी कहा नहीं। जूते भी देखते नहीं, ऐसे ऐसे पैर करके पहन लिया, बेचारे जूते उसमें फंस गए पाँव में, चले गए। कभी पाँव को कहा नहीं थैंक यू, तुमने मुझे इतनी दूर पहुंचाया, अमेरिका घुमा लाया, यार तुम तो बहुत कितने मेरे अच्छे दोस्त हो। अपने अंग को दोस्त बनाना डांस सिखाता है। तब हाय हाय ये क्या हो रहा है, तब नहीं होता कांटा गड़ गया तो कि अरे यार क्या हुआ, तो कुछ हुआ तुम्हें, ऐसा नहीं होता, पूरा असर होता है यहाँ तक। तो अपने अंग से प्यार करना डांस ही है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम कोशिश करेंगे इसको बरकरार रखने की। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा बच्चों। खूब अच्छे रहो और ईश्वर करे मन में खूब तुम्हारे संगीत के लिए, नृत्य के लिए भारतीय परंपराओं को सुनो, समझो, दूसरे को समझाओ। ये बहुत मामूली नहीं है।